नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इन 92 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे उन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि आपको बीएड और डीएलएड आधारित है। बीएड और डीएलएड आधारित, क्योंकि देखिए 25 प्रश्नों का हम सेट इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि आपके पास भी समय कम है, मेरे पास भी समय कम रहता है, तो आपको 25 प्रश्न ही किया कीजिए और आपको कम से कम हम 15 सेट उपलब्ध करा रहे हैं और 25 को आप मल्टीप्लाई 15 से कर दीजिए तो हमें लगता है कितना हो जाएगा, 375 के आसपास हो रहा है लगभग। ठीक है, 375 हो जाएगा। और इतने प्रश्न को आपको देखने के बाद जो लोग बीएड में 50 प्रश्नों के लिए बीएड का एग्जाम देंगे उनका भी लगभग पूरा हो जाएगा और जो लोग आपको 75 प्रश्न देंगे डीएलएड का उनका भी इसी में पूरा हो जाएगा। तो पूरा एकदम बेहतरीन संग्रह है। क्योंकि देखिए पेडागोजी जो है आपका, उसमें कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं जो आपको अलग रहता है, बाकी चीजें दोनों में लगभग सेम ही रहेगा। ठीक है, अब वहां देखिए जहां आरटीई एक्ट की बात होगी वो आपको ये आरटीई एक्ट से प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ डीएलएड में पूछा जाएगा, लेकिन बीएड में नहीं पूछा जाएगा। वही एनसीएफ की बात करेंगे, बीसीएफ की बात करेंगे तो ये कहीं न कहीं दोनों में पूछा जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं नई शिक्षा नीति है, दोनों में पूछे जाएंगे। जो पूर्व से कई तरह के आयोग बन चुके हैं शिक्षा के लिए वो सब आपको दोनों में पूछा जाएगा। तो कहीं न कहीं देखिए दोनों में कंबाइंड है। तो 25 प्रश्नों का सेट लेकर का एक बेहतरीन सीरीज है आपका। तो चलिए पहले प्रश्नों से हम शुरुआत करते हैं। आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे बना हुआ है डीएलएड ऑब्लिक बीएड आधारित। ठीक है, डीएलएड ऑब्लिक बीएड आधारित प्रश्न। एकदम ध्यान से प्लेलिस्ट में जाइए, 10-15 वीडियो आपको मिल जाएंगे और भी कई लगातार वीडियो आपके लिए लाए जा रहे हैं डेली। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक एकदम डेली एक एक वीडियो आप लोग को उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन होता है। किस प्रकार से मूल्यांकन होता है, इस चीजों को समझना है हमें। यह कहता है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों की पहचानने में सहायक होता है। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन क्या है? बेहद महत्वपूर्ण है। यही सही लग रहा है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारों में सहायता करता है। बिल्कुल एकदम देखिए 100% यही आपका सही होगा। आपको बी के साथ जाना चाहिए, बी आपका एकदम सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है। अब लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, देखिए लेव वाइगोत्स्की आपको भाषा से संबंधित एक बहुत ही जबरदस्त इन्होंने बातें कही थी। उन्होंने क्या कहा था कि जो भाषा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल एकदम ये चरण, ये सब चीजों को छोड़ करके आपको भाषा और संज्ञानात्मक विकास से जोड़ करके वाइगोत्स्की को ले जाना है। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए साथियों, अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको 2 नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। हर एक जगह पर बहुत सारे वीडियो आप देखिए, इसमें सारे 2 नंबर आपको उपलब्ध कराए गए हैं जिसमें 8969094103 है पहला, और दूसरा नंबर है आपका 8051, ठीक है, 36 39 और 67। इन दोनों नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए, जो भी करिए और जानकारी लीजिए। वहाँ से एकदम सीमित साधनों के साथ कम पढ़ करके आप प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। उतने मटेरियल आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल जुड़िए, यहां से इस नंबर पर कॉल करके, मैसेज करके आप जानकारी पूरी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। कथन पुरुष सामान्यतः, कथन क्या है? पुरुष सामान्यतः महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं। अब ये बताइए, आप ही बताइए कि ये बात क्या 100% सत्य है या बिल्कुल असत्य है, या सत्य हो सकता है, या लिंग के आधार पर भेदभाव को दर्शाता है, या बुद्धि के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में सत्य है। तो ये बिल्कुल, ये आप इसको ये कह सकते हैं 50-50 पर जाएंगे। सत्य हो सकता है और सत्य नहीं भी हो सकता है। सत्य है नहीं, सत्य हो सकता है पर जाना होगा। कहेगा कैसे सत्य है, हो सकता है? तो देखिए आजकल महिलाएं भी दुनिया की तमाम वर्क कर रही है, फाइटर जेट उड़ा रही है महिलाएं। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक रह चुकी है। कई तरह के आप देखिए हर एक जगह पर बड़े बड़े कंपनियों में सीईओ के तौर पर कार्य कर रही है। तो ये आपका क्या है? तो महिलाएं भी अब कम नहीं है, लेकिन कथन ये है पुरुष सामान्यतः महिलाओं से अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं कौन सी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। देखिए यही हमें लगता है ठीक हो जाएगा। निम्न जो औसत की बात हो रही है और ये जो बातें हो रही है किसकी, जो मानसिक क्रियाएं की, ये आपका प्रतिभाशाली बच्चे के लिए नहीं होगा। मानसिक रूप से अगर किसी प्रकार से कोई बच्चा कमजोर है तो वो प्रतिभाशाली हो ही नहीं सकता है। मानसिक रूप से किसी प्रकार से
से अगर उसमें कोई त्रुटि है, उसके समझने में, उसको अगर सुनने में सही तरीके से, मतलब जैसे दिव्यांगता होता है, 19 प्रकार के दिव्यांगता होते हैं मान लीजिए, उसमें से किसी प्रकार की यदि हो जाती है तो ऐसा नहीं कि वो प्रतिभाशाली नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो औसत अगर मानसिक रूप से अगर कमजोर है तो आपको वो बिल्कुल रूप से क्या हो जाएगा, बिल्कुल वो क्या होगा, प्रतिभाशाली नहीं हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्रतिभावान विद्यार्थी के लिए सबसे उचित है। प्रतिभावान विद्यार्थी की बात हो रही है, आम बात की नहीं हो रही, सामान्य बच्चे की बात नहीं हो रही है। यानी 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक साथ हल करना। एक साथ हल करने से कोई बड़ी बात नहीं है कि ये प्रतिभावान बच्चों के लिए उचित नहीं है, उचित है लेकिन सबसे उचित नहीं कहा जा सकता है। उन्हें अतिरिक्त कक्षा में पढ़ाना, अतिरिक्त कक्षा में पढ़ा करके और उसे तेजस्वी बना सकते हैं, ये अच्छी बातें हैं। हाल ही में हुए विद्यालय में आयोजित एक खेल के रिपोर्ट लिखने के लिए कहना, यह भी नहीं चलने वाला है। सबसे उचित आपको हमें लग रहा है, देखिए कि दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक करना। आप नाटक का मतलब समझते हैं कि जब नाटक के रूप में जब कोई फिल्म देखते हैं या कोई नाटक को देखते हैं तो उसकी पूरी अवधारणाएं दिलों और दिमाग में छा जाती है, ठीक है। तो ये आप एक कविता देखते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाओ, क्लास 6 में है संभवतः, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाओ, था ना ये कविता। तो इस कविता को यदि आप देखेंगे, उसको बढ़िया से पढ़ने के बाद उसका अगर मंचन करवा देंगे, नाटक करवा देंगे, बच्चों के दिलों और दिमाग में पूरी तरीके से छा जाएगा, वो भूलेगा भी नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो ये प्रतिभावान के लिए सबसे उचित है। अब देखिए एल्बर्ट बेंडूरा ने निम्न में से, एल्बर्ट बेंडूरा जो है किससे संबंधित है, प्रश्न कहता है किससे संबंधित है, तो बिल्कुल याद रखिएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। किससे? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित कौन है? एल्बर्ट बेंडूरा। बेंडूरा किससे संबंधित है? तो सामाजिक जो है आपको सामाजिक किससे? अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, देखिए अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार क्या बनता है, इसे देखना है। देखिए परिपक्वता के कारण बनता है, अभिप्रेरण के कारण बनता है, थकान के कारण बनता है या अभिरुचि के कारण बनता है। तो ये आपको थकान के कारण जो है क्या बनता है, अधिगम वक्र में पठार बनती है, याद रखिएगा थकान के कारण। आगे बढ़ेंगे, देखिए दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र जो परीक्षण की जाती है उसे किस चीज़ों की माप की जाती है? क्या अधिगम की गति की माप होती है, क्या अधिगम की अंतरण की बात होती है, या सृजनात्मकता की बात होती है, या अभिरुचि की बात होती है? तो यहाँ देखिए जब दर्पण कहा जाता है कि दर्पण जो है वो आपके वास्तविकता को दर्शाता है, तो अधिगम की अंतरण जो चीज़ें हैं उसको दर्पण दिखाने का कार्य करता है। तो अंतरण ये हो जाएगा आपका दर्पण से संबंधित, याद रखिएगा। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने तथा व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है? कौन सा विज्ञान है जो संख्यात्मक प्रदत्त होकर के विभाजित करते हुए इसको क्या करता है, तुलना करने के साथ साथ व्याख्या करने की विधि से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा समझ लीजिए स्टैटिक्स हो जाएगा, आपका सांख्यिकी हो जाएगा, सांख्यिकी है, ठीक है। क्या है सांख्यिकी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर देखेंगे। पिछड़े बच्चों यानी बैकवर्ड चिल्ड्रेन के लिए शैक्षिक उपलब्धि जो है या शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो बैकवर्ड बच्चों के लिए देखिए यहाँ पर में जो शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा दी थी वो किनके द्वारा दिया गया था? तो वो आपको दिया गया था सिरिल बर्ट के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? सिरिल बर्ट ने बैकवर्ड बच्चों के लिए यानी पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि का अवधारणा दी थी। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा एक उत्तर परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? उत्तर परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न कौन सा है? विश्वसनीयता है या वैधता है, वस्तुनिष्ठता है या अभिक्षमता है? किसको आप लेंगे? अगर इसमें जाएंगे तो आपको एप्टीट्यूड जो होती है, एप्टीट्यूड जो अभिक्षमता होती है, इसके साथ आपको जाना होगा। उत्तर परीक्षण के लिए विशेषताएं जो भिन्न है, भिन्न की बात हो रही है, ठीक है, जो भिन्न है वो आपको अभिक्षमताएं भिन्न है, वस्तुनिष्ठता, वैधता ये सारी जो है सो उसके पार्ट है, लेकिन ये उससे अलग है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी के संदर्भ में संवर्धन का क्या अर्थ होता है? प्रतिभाशाली बच्चे के ये विद्यार्थी के संदर्भ में यदि संवर्धन का बात हम कर लें तो क्या हो जाता है? इसमें आपको जाना पड़ेगा किसके साथ? तो देखिए शैक्षिक गतिविधि के आदान प्रदान को गति प्रदान करना, ये कहीं न कहीं है ठीक, लेकिन सबसे बेस्ट चूँकि हमें ढूंढना होता है तो किसके साथ जाएंगे आप? आपको जाना पड़ेगा वर्तमान कक्षा को छोड़ते हुए विद्यार्थियों को अगली कक्षा में ले जाना। प्रतिभाशाली
प्रतिभाशाली विद्यार्थी के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ यही हो जाता है कि सब अगर प्रतिभाशाली बच्चे हैं, अगर सब कुछ एकदम ठीक है, वो उस कक्षा में, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा 6 क्लास में अभी नया नया ज्वाइन लिया है, लेकिन उसे 6 की लगभग सभी चीज़ों की जानकारी अच्छी तरह से है, तो उसे अगली कक्षा तक भी ले जाने की मतलब ले जाया जा सकता है। लेकिन उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उम्र सापेक्ष हो। अभी के नियमानुसार अगर उम्र सापेक्ष नहीं भी है तो भी आप उसे बढ़ा सकते हैं, अगर उसकी जो आपका क्या है, जो प्रतिभा की क्षमताएं हैं वो अगर बेहतर है तो, जैसे बुद्धि लब्धि IQ निकालते हैं, वो उस पर अगर वो फिट बैठता है तो, ठीक है। निम्नलिखित में से देखिए कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान युवा बच्चे का लक्षण कौन नहीं है? वह जो सोच को एक अमूर्त तरीके से रखता हो। क्या अमूर्त तरीके से जो रखता हो? वह जो एक नए वातावरण में स्वयं को समायोजित करता हो। वह जो लंबे पाठ को तेजी से लिखने में समर्थ हो। यही देखिए, ये हमको लगता है आपको किसके साथ जाना चाहिए, तो बिल्कुल इसी के साथ जाना चाहिए। ये वह जो लंबे पाठ को तेजी से लिखने में समर्थ हो, ये बुद्धिमान युवा की पहचान नहीं हो सकती है। बुद्धिमान युवा जो है वो मूर्त अमूर्त रूपों को बेहतर ढंग से समझता हो, जो वातावरण को, नए चीज़ों को भी समायोजित करने की तरीका को जानता हो, जो संप्रेषण को तेजी एवं उपयुक्त तरीके से करने की क्षमता रखता हो, ये बुद्धिमान हो सकता है। लेकिन कोई तेजी से लिखे खाली तो वो बुद्धिमान नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? अब देखिए, अब गायन की प्रतियोगिता होती है पहले प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर। अगर एक विद्यार्थी को ही आपको तैयार करना हो और वहाँ पर लड़के हैं और लड़कियाँ हैं मान लीजिए, और आप कहते हैं कि नहीं हम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही तैयार करेंगे, तो ये क्या दर्शाता है सर? ये दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह, कि नहीं लड़कियाँ अगर जाती है तो लड़कियाँ को गाने की कला उसमें अच्छी होती है, वो अच्छी तरीके से गा सकती है, वो क्या कर सकती है, तो वो आपको जो मेडल है वो दिलवा सकती है, विद्यालयों का नाम रोशन कर सकती है। आपकी सोच ये हो सकती है, क्योंकि लड़कियों की तारत्व भी क्या होती है, अधिक होने के कारण आवाज़ भी पतली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये ऐसी नहीं है, लड़के भी कम नहीं होते हैं, लड़के भी गायन का कार्य कर सकते हैं। यदि अगर आप लैंगिक पूर्वाग्रह के शिकार नहीं हैं तो लड़कों में से भी आप छांट सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगले सवाल की ओर, प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन हो सकता है? अब यहाँ देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शंस आपको चकमा देने वाला है और 100% आपको उसी के साथ जाना भी चाहिए। जो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर रह सके वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है, जो निर्णय लेने की क्षमता हो जिसमें, ये नहीं जो शिक्षकों से स्वतंत्र हो। आजकल देखते हैं कि जो आवारे बच्चे होते हैं वो शिक्षक से स्वतंत्र हो जाते हैं, शिक्षकों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। स्वभाव में अंतर्मुखी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अंदर अंदर बहुत ठीक ठाक हो लेकिन बाहर से एकदम ठीक ना हो, तो ऐसी बातें नहीं होती है। अंतर्मुखी का मतलब कुछ अलग है यहाँ पर, ठीक है ना। अपनी आवश्यकता को दृढ़तापूर्वक नहीं कह सकता हो, नहीं कह पाते हो, तो अपने आवश्यकता को जब बोलेगा नहीं, जो बोलेगा ही नहीं वो प्रतिभाशाली हो ही नहीं सकता है, तो आपको बिल्कुल ए के साथ जाना चाहिए। अब देखिए वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता हार्दिक इच्छा से प्रदर्शित करते हैं उनके पास होते हैं। अब देखिए जो समृद्ध ज्ञान उनके अंतर्गत है, जो उनकी शैक्षिक दक्षता है उसको पूरी तरीके से प्रदर्शित करता है, तो वो क्या हो सकता है? नैपुण्य अभिविन्यास उसके अंदर होगा, ठीक है। किसके साथ जाएंगे आप? ए के साथ जाएंगे। जिसके अंदर नैपुण्य विन्यास हो जाएगा, अभिविन्यास होगा, वो अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करने का पूरी तरीके से क्या करता है, वो प्रदर्शित करने के लिए उतावले रहते हैं। आगे बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कहता है। विशेष बच्चों की प्रारंभ में ही पहचान करना महत्वपूर्ण है। अब विशेष आवश्यकता वाले जैसे बच्चे हैं, थोड़ा कम सुनता हो, थोड़ा कम बोलता हो, थोड़ा मान लीजिए चलने में कठिनाई होता हो, या मान लीजिए उसको या अन्य किसी प्रकार की उसको जो डिसेबिलिटी है हो, तो उसको क्या करना चाहिए? गौण नियोक्ताओं से बचाव के लिए, किसके लिए, किस वजह से? तो ये आपको देखिए बिल्कुल सही बातें हैं। जो गौण नियोक्ताएं हैं उनसे बचाव के लिए आपको इसकी पहचान कर लेना है। समस्याएं ना हो आगे चल करके, उसके साथ बच्चे गलत बर्ताव ना कर सके, इसके लिए इसकी पहचान पहले जरूरी है, ठीक है। तो यह पहचान हो जाएगा और बच्चों के सम्मुख सभी बच्चों को उसकी चीज़ों के बारे में, उसकी जो कमियाँ हैं उसके बारे में जानकारी अगर साझा कर देंगे तो सारे बच्चे उसे और सपोर्ट करेंगे, ठीक है, सपोर्ट करेंगे, और ये सबसे अच्छी बातें हो सकती है। चिंतनशील सोच क्या है? देखिए चिंतनशील सोच जो है, आपको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की चर्चा किसने की है? किसने की थी चिंतनशील सोच की चर्चा? तो डीवी याद रखिएगा, सीधे डीवी के द्वारा किया गया है चिंतनशील सोच, डीवी चिंतनशील सोच डीवी।
आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? अगर आगमनात्मक तर्क की बात करें तो कौन शामिल इसमें नहीं है, इसको देखना है। देखिए, अवलोकन शामिल है ही, प्रयोग भी शामिल है, सामान्यीकरण भी शामिल है, लेकिन कल्पना की अगर बात करेंगे तो कल्पना शामिल आपका नहीं है। ठीक है, कल्पना क्या है? शामिल नहीं है। आगमनात्मक जो तर्क है जो, ठीक है, उसमें आपको कल्पना शामिल नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत होना चाहिए, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की अवधि में विकसित होता है। देखिए यहाँ पर जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर उन्होंने क्या कहा? परिकल्पित जो निगमात्मक तर्क की अवधि में विकसित होता है। अब यहाँ किसके साथ आप जाएंगे? क्या संवेदी चालक, ये इसके साथ या इसके साथ आपको जाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे ने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में कहा है। कई बार हमने आपको बताया है, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे सर, आगे आगे देखेंगे कौन हो जाएगा आगे। मूल प्रवृत्ति की, चूंकि समय कम है इसलिए हमने भी आपको फास्टली कंप्लीट करने का कार्य किया है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। देखिए, मूल प्रवृत्ति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या पाई जाती है आपको? देखिए, सभी प्राणियों में ये जन्मजात व प्राकृतिक होता है। ठीक है, सभी प्राणियों में क्या होता है? ये जन्मजात और प्राकृतिक होता है, ये मूल प्रवृत्ति। ध्यान रखिएगा कैसे। अब देखिए यहाँ पर जो मूल प्रवृत्तियां हैं, अगर पिताजी क्या होते हैं, पिताजी अगर थे पहलवान पहले, तो उनके जो हट्टे कट्टे शरीर होता था, बड़ी होता था, उनके बच्चे भी ठीक उसी प्रकार के हट्टे कट्टे बनने का प्रयास करते थे। पिताजी जो अगर गार्जियन जैसा होता है, अभिभावक जिस अभिभावक के पास बच्चे रहते हैं उसमें उसी के जैसा गुण पनपता है। बोलने का, चलने का, चलन मतलब सब कुछ, व्यवहार, गुस्सा करने का, सारे चीज़ें उसी तरह का होता है। ये जन्मजात होता है मूल प्रवृत्ति। देखिए, रचनात्मक तौर पर रचनात्मकता आम तौर पर जुड़ी होती है। तो ये किससे जुड़ी होती है? देखिए, ये आपका अभिसारी सोच से नहीं, एक अलग सोच से जुड़ी होती है। रचनात्मकता बिल्कुल अलग होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, रचनात्मकता की जो प्रक्रियाएं हैं वो हमेशा डिफरेंट सोच लेकर के बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं, चीज़ों को अलग अलग तरह से समझते हैं और उसको नए सिरे से उसको कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो ये आपको रचनात्मकता में आ जाएगा। आप प्रभावी ढंग से कैसे सीख सकते हैं? प्रभावी ढंग से अगर सीखने की बात हो जाए तो कैसे सीखेंगे? तो बिल्कुल आप देखिए, ऑप्शन देख करके ही आप पकड़ लेंगे। जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो क्या है? तो इस चीज़ों को पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बड़े ऑप्शन को, और तब जा करके आप देखिए। कहता आवश्यकता और अपागम के अनुसार अपनी अध्ययन की आदतों का निर्माण करना। बिल्कुल प्रभावी ढंग तो यही है ना, पर जो अपने अध्ययन की आदतों का निर्माण कर रहा है, चाहे आवश्यकता के हिसाब से हो या चाहे अपागम उपागम जो होता है उसके माध्यम से हो। ठीक है, जो भी चीज़ें उपलब्ध हो उसके पास, उससे प्रभावी ढंग से सीखने के लिए अध्ययन की आदतों का निर्माण करना सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? अब यहाँ देखिए, क्या समझना चाहिए? बिल्कुल बच्चे नहीं समझना चाहिए, मशीन नहीं समझना चाहिए, मनुष्य समझना चाहिए, परिपक्व व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। अगर अब मन में ये आ जाएगा ना, मैं पूरी मैच्योरिटी वाले लोग हूँ, मैं फुल मैच्योर्ड पर्सन हूँ, तो उस अवस्था में आपके अंदर एक क्या होता है कि घमंड की बू आने लगती है। एक सामान्य सा साधारण हम भी मनुष्य हैं, ये हमेशा हमारी अगर सोच रहती है तो हमेशा हम नई चीज़ों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे स्वयं से। ठीक है, ये बातें सबसे महत्वपूर्ण है, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है? किस अवस्था में बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है? अब देखिए, अवस्था आपके सामने है, औपचारिक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था या आपका ज्ञानेंद्रिय अवस्था। यहीं पर आप आ जाइए। देखिए, ज्ञानेंद्रिय अवस्था जो होती है ये वह अवस्था है जिसमें बच्चा अपने चीज़ों को स्थायित्व का प्रदान कर देती है। तो ज्ञानेंद्रिय अवस्था जो है ये आपको किशोरावस्था के साथ साथ वृद्धि होता है और प्रौढ़ावस्था तक ये चलता ही रहता है। तो इस अवस्था को हम ये कह सकते हैं, इस अवस्था में पूरी तरीके से धीरे धीरे लोग स्थायित्व हो जाते हैं। अब मान लीजिए कोई 25 साल का लड़का, और तब अगर 25 साल से लेकर के 30 साल, 40 साल, 50 साल का लड़का है, उसकी सोच इतनी डेवलप हो जाती है, ग्रेजुएट होते होते लोगों की सोच इतनी डेवलप हो जाती है कि क्या करे क्या न करे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सब चीज़ों के बारे में वो अच्छी तरीके से सोच पाता है, समझ पाता है, और एक एकदम अलग पहचान बनाने के लिए वह अपना कार्य को अंजाम देने लगता है। ये बिल्कुल ज्ञानेंद्रिय अवस्था के साथ स्थायित्व हो जाएगा। साथियों, वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो जो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने आस पड़ोस में जितने भी शिक्षक हैं जो कि प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं, वास्तव में प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उन्हें आप सक्सेस की 92 का पता जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।